हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल की 10 और 11 तारीख की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद रीजनिंग और मैथ्स के आपके जो डाउट हैं वो गौरव सर और निशित सर के द्वारा सॉल्व करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और एमपीजीके का फुल कोर्स अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे देखिए आपकी आने वाली सीजीएल की एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इन कोर्सेज में सभी टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। तो चलिए अब हम हमारी एग्ज़ाम पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम अभी तक हुई है और आगे जो होने वाली है उसमें हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि करंट अफेयर्स से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आखिरी तक इन्हीं क्वेश्चन को या इन्हीं पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो है मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। ये वाला जो क्वेश्चन है पुरानी शिफ्ट के क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक को जारी करती है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें नंबर पे है दोस्तों। इसके पहले जो 2019 का सूचकांक था इसमें भारत 129वें स्थान पर था। मतलब भारत की रैंकिंग में 2 अंक की गिरावट देखने को मिली है। अगर पहले स्थान की बात करें तो मानव विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो कि यूरोप का एक देश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण नदी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये तीनों ही नदी हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। हुगली की अगर हम बात करें तो ये नदी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में बहती है और इसी नदी के तट पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता स्थित है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद करंट का एक और क्वेश्चन देखिए। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने 6 बार वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाड़ी जहांगीर खान ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम पे किया है। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर खान। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन हमसे राज्यपाल से भी पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल अनसुईया उइके है, जो कि 29 जुलाई 2019 से लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। इनके पहले आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो रूमी दरवाजे की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है दोस्तों। इस दरवाजे का निर्माण 1784 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर देखिए, हर शिफ्ट में कंप्यूटर से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंप्यूटर में एक्सटर्नल डिवाइस को किस पोर्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो एक्सटर्नल डिवाइस रहती है उसे यूएसबी पोर्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। यहाँ पर इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए एक यात्री पर आधारित है कि 11वीं सदी में कौन सा यात्री भारत आया था। तो 11वीं सदी में आप सभी जानते हैं महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण हुआ था। इन्हीं के साथ अल बरूनी भारत आया था। किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद ये अल बरूनी की ही रचनाएं हैं। इसके अलावा देखिए, 2 और यात्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, एक पूछा जाता है चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा, चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान के बारे में भी पूछा जाता है। तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। तो हेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ओके, ये सभी फैक्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन साइंस से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है।
तो देखिए वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आंसर था कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरावा और ओंगेस किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? तो जरावा, ओंगेस और एक और जनजाति शोम्पेन अंडमान निकोबार पर पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर 2020 के नोबेल से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए कि 2020 का जो शांति का नोबेल था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। देखिए ये एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व में भूखमरी उन्मूलन के लिए कार्य करती है। 2020 में इसी संस्था को शांति का नोबेल दिया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2019 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 2019 में ये पुरस्कार अबी अहमद अली को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो रशिया में आयोजित किया गया था और इसमें क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने ये वर्ल्ड कप जीता था। अब देखिए गोल्डन बूट जो पुरस्कार है ये 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में हैरी केन को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 गोल दागे थे, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को लागू किया था और 1793 ईस्वी में ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो देखिए सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पर जिलों की संख्या है 75, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाता है और ये मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 20 में उल्लेखित है। इस आर्टिकल के तहत देखिए दोस्तों, भारत में किसी भी नागरिक को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती और न ही उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपराधों के लिए दोष सिद्धि का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 20 में उल्लेखित है और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का अंग है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस गुफाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी था दोस्तों। देखिए एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इन गुफाओं के निर्माण की बात करें तो इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, जिनका कभी वहाँ पर शासन था। वर्तमान में इन गुफाओं की संख्या 34 है और इन्हीं में कैलाश मंदिर सबसे फेमस मंदिर है दोस्तों। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य ने भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की है? तो भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। इसी नेशनल पार्क में इस वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। पिछली शिफ्ट की एग्जाम के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है भारत में सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है और यह पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष नजहत शमीम किस देश के हैं? तो नजहत शमीम जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं, ये फिजी के हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता फिजी। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो एग्जाम में हमें ऑप्शन राजस्थान का दिया गया था। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। अगर कभी क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के निकट राजस्थान की सीमा क्षेत्र में भैंसरोगढ़ नाम का एक स्थान है। यहीं पर चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। याद रखिएगा चंबल नदी उत्तर दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे हॉकी स्टेडियम से भारत में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसे बनाया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला में।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी आधारशिला रखी थी और यह उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। यहीं पर देखिए 2023 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद दूसरे नंबर पर बोली जाती है मंदारिन लैंग्वेज, जो कि चीन की लैंग्वेज है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत की हिंदी भाषा। नागरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? नागरी हिल्स भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, क्योंकि देखिए इसकी ऊपरी पहाड़ियों का जो हिस्सा है उसकी आकृति मानव नाक जैसी है, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम नागरी हिल्स पड़ा है दोस्तों। भारत के किस राज्य में? यह भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे आइए, पंजाबी कवित्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो देखिए अमृता प्रीतम जो कि एक पंजाबी कवित्री और उपन्यासकार है, इन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं दोस्तों, लेकिन हमसे एग्जाम में पूछा गया था कागज ते कैनवास। अब वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि इस रचना के लिए इन्हें 1980-81 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की रचना है, जो कि एक पंजाबी कवित्री है। ओके, कहिए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी की सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो हमें नोबेल से ज़रूर देखने को मिला है। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल किसे दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल संयुक्त रूप से 2 महिलाओं को दिया गया है। इनमें से एक है मैनुअल चारपेंटियर और दूसरी है जेनिफर डाउडना। इनमें से चारपेंटियर जर्मनी की साइंटिस्ट है और जेनिफर डाउडना यूएसए की वैज्ञानिक है। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो शत्रुंजय पहाड़ी जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अभी शिफ्ट में ये पूछा गया था कि आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को किस वर्ष से मान्यता देना प्रारंभ किया? तो आरबीआई ने सबसे पहले 1993 से प्राइवेट बैंकों को मान्यता देना शुरू किया था, क्योंकि 1993 में इसने 10 बैंकों को इस वर्ष मान्यता दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों ही सीपीयू के भाग माने जाते हैं। हमें ऑप्शन में मेमोरी दिया गया था, तो मेमोरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली खिलाड़ी कौन है जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2003 में मेडल जीता था? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2003 में पेरिस में आयोजित की गई थी दोस्तों, जिसमें भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक से पूछा गया है, बर्न्ट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक की लेखक है अवनी दोषी। देखिए ये दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की महिला है दोस्तों। इनकी पुस्तक बर्न्ट शुगर को मान बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल रियासत पर 1868 से लेकर 1901 तक शासन करने वाली रानी कौन थी? तो शाहजहां बेगम भोपाल की तीसरी महिला शासिका थी दोस्तों, जिन्होंने 1868 से लेकर 1901 ईस्वी तक भोपाल रियासत पर शासन किया है। और अपने शासनकाल में ही देखिए इन्होंने भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था। भोपाल की ताज उल मस्जिद जो है ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क को जोड़ा गया और इसके तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इस प्रकार देखिए, क्योंकि वर्तमान में पूछा गया है तो भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार देखिए इतिहास पर भी अच्छा फोकस किया गया है एग्जाम में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो हमें करंट अफेयर्स से ही देखने को मिले हैं। करंट अफेयर्स में जितने भी अवार्ड हैं, जितनी भी पुस्तकें और उनके ऑथर हैं,
यहाँ से बहुत ही अच्छे और डीपली क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ओके, आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपके रीजनिंग के डाउट आपको गौरव सर सॉल्व करवाएंगे। कल की एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10th और 11th अगस्त के एग्जाम एनालिसिस पर। यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल जो है वह अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं हमें यहाँ पर 2 दिनों में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा कि अभी आपने पंकज सर से जीएस, जीके और जीए के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और मेरे बाद में फिर आपको निश्चित सर मैथ्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूँ रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में अभी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, ठीक है, 4 तारीख से लेकर अभी तक, उन सभी में दोस्तों लगभग सेम टाइप का पैटर्न रहा है। मतलब मिरर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, डाइस, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम और सिलोजिज्म, इन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही गए थे। ठीक है, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन, काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन, पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन, डाइस का एक क्वेश्चन, अपोजिट वाला। हाँ, स्टार्टिंग के दिन में ओपन डाइस भी पूछा गया था 1-2 बार। चलिए नंबर सीरीज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर नंबर सीरीज में बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि 2 से 3 क्वेश्चन तक आए हैं एग्जाम में। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में। क्लासिफिकेशन से आपके तीनों तरह के क्लासिफिकेशन जो है, जो तीनों टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं वो तीनों पूछे गए। एनालॉगी की बात करें यदि हम, तो एनालॉगी में भी दोस्तों आपको तीनों एनालॉगी देखने को मिली थी। कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो रिवर्स अल्फाबेट पर बेसिस थे या फिर शिफ्टिंग बेसिस थे। और स्टार्टिंग में हमने जब पढ़े थे तो केवल नॉर्मल शिफ्टिंग हुआ था। यहाँ पर शिफ्टिंग विद चेंज, मतलब शिफ्ट भी होगा कैरेक्टर और चेंज भी होगा। ब्लड रिलेशन की बात करें तो दोस्तों ब्लड रिलेशन में भी दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉर्मल ब्लड रिलेशन जिनको हम ट्री मेथड से बना के सॉल्व कर लेते हैं उन्हें, और बात करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन की, तो वह भी पूछा गया था। ठीक है, सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन बिल्कुल आया है दोस्तों हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं हम यहाँ पर 2 दिन के क्वेश्चन जो है वो मिले हैं कुछ स्टूडेंटों से, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से लिया गया है। ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए डिवाइडेड बी का मतलब है ए बी का पिता है, और ए स्टार बी का मतलब है ए बी की माता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पर 3rd जनरेशन मतलब 3 जनरेशन के सवाल जो है पूछे गए थे, तो उस पर बेसिस हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखिए बनाते हैं इसकी ट्री। एच डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइड मतलब क्या है दोस्तों पिता, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा एच पिता किसके, क्यू के, तो क्यू कहाँ बन जाएगा नीचे। अब आगे पढ़ते हैं क्यू प्लस जेड, प्लस मतलब क्या है दोस्तों, तो प्लस मतलब है बहन, तो क्यू बहन होगी किसकी, जेड की। आगे पढ़ते हैं जेड डिवाइडेड बाय ए, डिवाइड मतलब क्या है दोस्तों पिता, तो जेड पिता किसके हो गए दोस्तों ए के। आगे पढ़िए ए प्लस बी, प्लस मतलब क्या है वापस बहन, और ए बहन होगी किसकी, बी की। आगे पढ़ते हैं बी माइनस सी, माइनस मतलब क्या है दोस्तों भाई। ठीक है, तो बी भाई हो गया किसका, सी का, और सी प्लस आर, प्लस मतलब क्या है बहन, तो सी बहन है किसकी, आर की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी हो गए सेम जनरेशन के, ये उनके हो गए पिता, ये पिता की बहन हो गई बुआ, बुआ किनकी, इन सभी की। ठीक है, और ये कौन हो गए, पिता के पिता या बुआ के पिता, दादाजी, इन सभी के, इन सभी के। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि ऐसा हो तो आर का संबंध एच से, तो पहले किसका नाम आया दोस्तों, आर का, तो हमें क्या बताना है कि आर जो है वह एच का क्या लगेगा। तो देखिए आर का जेंडर फिक्स नहीं है, तो आर जो है वह एच का, तो देखिए ये दादा है तो आर क्या लगेगा, पोता या फिर पोती। ठीक है, पोता या पोती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डाइस से पूछा गया है। एक डाइस का क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में आ रहा है, और अधिकतर जो है क्लोज डाइस पूछा गया है कि विपरीत में क्या आएगा। देखिए एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, यदि 2 अंक के विपरीत में हमें बताना है कि कौन सा अंक होगा। चलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों पासों में दोस्तों कॉमन नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पर लगा लेते हैं हमारा स्क्वायर रोटेशन वाला रूल, मतलब रूल नंबर 3, 1 को ऊपर लिखेंगे, फिर यहाँ पर चलेंगे क्लॉकवाइज, तो ये 4, फिर ये 2, यहाँ पर 1 के बाद में ये 3 और ये 5। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है दोस्तों, 2 के विपरीत में क्या है, तो देखिए 2 के विपरीत में क्या है, 5, तो यहाँ पर 2 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतर बार इस एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में दोस्तों अधिकतर जो है ट्रायंगल पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था यहाँ पर। तो देखिए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो देखिए 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 के मार 8 16 8 24, तो 24 ट्रायंगल है क्या, नहीं। यहाँ पर हमने हिडन ट्रायंगल
काउंट अभी नहीं किए हैं। तो देखिए हिडन ट्रायंगल काउंट कैसे करते हैं हम, ये वर्टिकल लाइन से करते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनेंगे और यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर मुझे कितना ऐड करना होगा दोस्तों, +4 और ऐड करना होगा। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 28। इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों, 28। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें जो मिसिंग नंबर दिया गया था, मिसिंग नंबर में यहाँ पर अल्फाबेट के रूप में दे दिया गया है। तो मिसिंग नंबर की जगह मिसिंग अल्फाबेट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यदि आपको दोस्तों ABCD के नंबर याद हो तो ये क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। तो देखिए ए से यदि मैं J पर जाता हूँ, कॉलम नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों। इनको या तो कॉलम से सॉल्व कर सकते हो आप या फिर रो से। तो देखिए कॉलम सॉल्व करके देखते हैं, यदि A का नंबर 1 है और J का नंबर कितना है 10, तो कितना जुड़ रहा है 9। आगे बढ़िए, D का नंबर कितना है 4, M का नंबर कितना है, कितना जुड़ रहा है 9, G का नंबर 7, P का नंबर 16, कितना जुड़ रहा है +9। क्लियर है। तो यहाँ पर सभी में सेम था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए J से Q, J का नंबर 10, Q का नंबर 17, मतलब कितना जुड़ा +7। M का नंबर 13, T का नंबर 20, कितना जुड़ा +7। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करना होगा +7। तो देखिए P का नंबर कितना 16, 16 और 7 कितना 23। तो 23 पे दोस्तों कौन सा अल्फाबेट आता है, W। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, W, और यही होगा हमारा असली आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ABCD के नंबर जो है वो याद होना बहुत जरूरी है। यदि वो आपको याद है तो आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन। देखिए दोस्तों क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन। ये बिल्कुल पैटर्न फिक्स हो चुका है। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा आरेख खरगोश, पक्षी और कबूतर के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यह क्वेश्चन कहाँ से हो गया दोस्तों, वेन डायग्राम से, या बोल सकते हैं वेन आरेख से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिलेशन क्या बन सकता है, खरगोश, पक्षी और कबूतर। तो देखिए कबूतर जो है वह क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर जो छोटा वाला रिंग है वो किसका है, कबूतर का है, और बड़ा वाला रिंग किसका हो जाएगा, पक्षी का। ठीक है, और खरगोश कैसा हो जाएगा, अलग। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डायग्राम है वह इन तीनों के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। तो यही होगा हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर नंबरों का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। 17, 23, 73 और 37, 4 में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है, उसे चुनिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे 17, 23, 73 और 37 सभी की सभी संख्याएं कैसी है दोस्तों, विषम है। और सभी की सभी कैसी है दोस्तों, प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी लॉजिक अभी अप्लाई नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी अप्लाई लॉजिक नहीं हो पाए, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, डिवाइड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिजिट सम लगाना है। तो देखिए 7 और 1 कितना हो गया, 8, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 7 और 3 कितना हो गया, 10, यहाँ पर भी 7, 3 कितना हो गया, 10। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ रहा है, 23। क्यों, क्योंकि बाकी सभी के डिजिट सम करने पर सभी इवन संख्याएं दे रहे हैं और 23 कैसा दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर अलग नंबर कौन सा होगा, 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से गेम का संबंध 22 से है। अब देखिए गेम, GAME, G का नंबर 7, A का नंबर 1, M का नंबर 13, E का नंबर 5। चलिए तो इन सभी को यदि मैं ऐड करता हूं तो देखिए 13 और 7 20, 20 और ये 6 26, तो कितना आ रहा है 26। परंतु यहाँ पर कितना लिखा है, 22। तो देखिए गेम में कितने कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है स्पेलिंग में, 1 2 3 4। तो यहाँ से 4 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 22। उसी प्रकार से यहाँ पर हम मोर का भी आंसर निकाल लेते हैं। तो मोर और मोर के कैरेक्टर के नंबर क्या होंगे, M का नंबर 13, O का नंबर 15, R का नंबर 18 और E का नंबर 5। अब इन सभी को अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 41। परंतु यहाँ पर भी क्या करना है दोस्तों, जितने कैरेक्टर है उतने माइनस करना है। मतलब 4 कैरेक्टर है तो यहाँ पर -4 कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आंसर हमारा 37। क्लियर है। तो जिस प्रकार से गेम का संबंध 22 से है, उसी प्रकार से मोर का संबंध किससे होगा दोस्तों, 37 से। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह ब्लड रिलेशन से लिया गया है और सिंपली इसे हम ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। A B का पुत्र है और B C का पति है तथा A का विवाह D से हुआ है तथा G जो है वह B का पिता है। तो A का G से क्या संबंध है। चलिए इसको बना लेते हैं ट्री को। A B का पुत्र है तो कैसे बनेगा, A जो है वह
बी का पुत्र है, तो इस प्रकार बनेगा। आगे बढ़ते हैं, बी सी का पति है, तो बी जो है वो किसके पति हैं, सी के, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगी, फीमेल। बोलिए क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। आगे क्या दिया है दोस्तों, ए का विवाह डी से हुआ। अब ए जो है उसका विवाह किससे हुआ, डी से, तो ए पहले से ही मेल है, तो डी क्या हो जाएगी, फीमेल। यहाँ पर लगा देते हैं मैरिड कपल वाला बॉक्स। चलिए आगे पढ़ते हैं, तथा जी जो है वह बी का पिता है, तो जी किसके पिता हो गए दोस्तों, बी के। तो इस प्रकार से कुछ ट्री बन रहा है। क्या पूछा है दोस्तों हमसे, तो ए का जी से क्या संबंध है, तो क्या बताना है, जो ए है वह जी का क्या लगेगा। तो देखिए ए यहाँ पर है, ये कौन होगा, ए के पिता, ठीक है, और ये पिता के भी कौन है, पिता, पिता के भी कौन है, पिता, मतलब ये कौन हो गए, दादा। तो आंसर दादा होगा क्या, नहीं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ए का जी से क्या संबंध है, मतलब क्या बताना है कि ए जो है वह जी का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा दोस्तों, पोता लगेगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म से लिया गया है। कुछ पिन हथौड़े हैं, आइए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं कि कुछ जो पिन है वह क्या है दोस्तों, हथौड़े है। और क्या बोला है अगला, सभी हथौड़े कुल्हाड़ी है, तो सभी के सभी जो हथौड़े है वो काय में जाएंगे, कुल्हाड़ी में जाएंगे। काय में जाएंगे दोस्तों, कुल्हाड़ी में। चलिए इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ पिन कुल्हाड़ी है, तो देखिए इतनी इतनी पिन जो है वह क्या है, कुल्हाड़ी। तो पहला निष्कर्ष तो कैसा है, सही। चलिए दूसरा चेक करते हैं, सभी पिन कुल्हाड़ी है, तो क्या देखिए सभी के सभी पिन कुल्हाड़ी है क्या, नहीं। तो एक डायग्राम से भी गलत, तो अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, गलत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, DHG, CGF, HLK और JNR चार में से कोई तीन एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है, मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, DHG, CGF, HLK और JN और R। देखिए D से G पहले से दूसरे कैरेक्टर पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +4। यहाँ पर भी C से G पर जाएंगे तो क्या होगा, +4। यहाँ पर भी H से L पर जाएंगे तो क्या होगा, +4। और यहाँ पर भी J से N पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +4। तो ये तो सभी में क्या हो गया, सेम। चलिए अब दूसरे से तीसरे पर चलते हैं। तो देखिए दूसरे से तीसरे कैरेक्टर पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, -1। भाई H से यदि मैं G पर गया तो क्या हुआ, -1। फिर G से F पर गया तो भी क्या हुआ, -1। L से K पर गया तो भी क्या हुआ, -1। परंतु N से मैं जब R पे गया तो क्या हो गया, +4, क्योंकि N का नंबर होता है 14 और R का नंबर होता है 18, ठीक है। तो देखिए बाकी के जो तीन हैं उनमें क्या हो रहा है, +4 -1, +4 -1, +4 -1, परंतु JNR में क्या हुआ है, 2 बार +4, तो इसलिए चारों में से कौन सा एक अलग है, JNR। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी से लिया गया है, जहां पर अल्फाबेट और नंबर दोनों का मिक्सअप दिया है। देखिए यदि 100 रिलेटेड 38, जिस प्रकार से 100 का संबंध 38 से है, तो देखिए SAW। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा रिवर्स अल्फाबेट याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवर्स अल्फाबेट पर यह एनालॉजी पूछी गई है। देखिए S का उल्टा होता है दोस्तों H, और H का नंबर होता है 8, ठीक है। A का उल्टा होता है Z, Z का नंबर होता है 26। उसी प्रकार से W का उल्टा होता है दोस्तों D, और D का नंबर होता है 4। तो देखिए यहाँ पर 26 और 4 30 और 8 38, ठीक है, मतलब रिवर्स अल्फाबेट है, उनको काउंट कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें आंसर किसका निकालना है दोस्तों, फीड का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं FEED, फीड। फीड का आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों F का उल्टा क्या होता है, तो F का उल्टा होता है U, और U का नंबर कितना, 21। E का उल्टा क्या होता है, V, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 बार 22, क्योंकि डबल E है। और फिर D का उल्टा, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा W का उल्टा D, तो D का उल्टा क्या होगा, W, और W का नंबर कितना दोस्तों, 23, मतलब रिवर्स जो अल्फाबेट है उनके नंबरों को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 3 2 5 2 7 और 1 8, यहाँ पर 2 4 6 8, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, 88। जिस प्रकार से 100 का संबंध 38 से है, उसी प्रकार से फीड का संबंध किससे होगा, 88 से। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नदी, तालाब, महासागर, समुद्र चार में से कोई तीन एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए नदी, तालाब, महासागर और समुद्र, यहाँ पर एक अलग क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एक अलग होगा नदी। क्यों दोस्तों, क्योंकि केवल नदी का ही पानी जो है वह बहता हुआ होता है, और बाकी के सभी के पानी कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है। नदी का पानी कैसा होता है, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, जिस प्रकार से किसी कोड भाषा में टारगेट को
GZITVG लिखा जाता है तो पल्स को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं टारगेट को क्या लिखा गया है? GZITV और G। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अभी हमने कुछ समय पहले एनालॉजी वाले क्वेश्चन में पढ़ा, वहाँ पर हमने क्या पढ़े थे? रिवर्स अल्फ़ाबेट। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर यदि T का उल्टा क्या है? G, A का उल्टा क्या है? Z, R का उल्टा क्या है? I, G का उल्टा क्या है? T, E का उल्टा क्या है? V और D का उल्टा क्या है? G। तो सभी के सभी क्या लिख दिए दोस्तों? रिवर्स अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? पल्स का कोड निकालना है। तो पल्स लिख लेते हैं और सभी के सभी को क्या कर देंगे? रिवर्स अल्फ़ाबेट में लिख देंगे। तो P का उल्टा क्या होता है दोस्तों? बता दीजिए। K, U का उल्टा क्या होता है? F, L का उल्टा क्या होता है? O, S का उल्टा क्या होता है? H और E का उल्टा क्या होता है? V। मैंने आपको दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, PK, है ना? PK मूवी आई थी PK। और U का उल्टा F कैसे बताया था? फॉर यू। कैसे बताया था दोस्तों? फॉर यू। तो U फॉर यू। ठीक है, और ये L का उल्टा O कैसे बताया था दोस्तों? L का उल्टा O का उल्टा L, उसी प्रकार से V का उल्टा E का उल्टा V। ठीक है, लॉ में ये दोनों आ जाते हैं। L का उल्टा O का उल्टा L, V का उल्टा E और E का उल्टा V। चलिए उसी प्रकार से S और H कैसे याद करवाए थे? सुपर हीरो या सुपर हीरोइन या हनी सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा? आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में ऑब्जेक्ट को KCP_SBD लिखा जाता है तो फिगर को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट और उसके नीचे लिख लेते हैं KCP_SBD, मतलब इसका कोड। ये हो गया हमारा मेन कंटेंट, ये हो गया उसका कोड। चलिए अब नियरेस्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले O के पास में कौन दिखता है? तो P दिखता है, बोलिए क्लियर है। B के पास में कौन दिखता है? C और J के पास में कौन दिखता है? K। तो इन तीनों में क्या हुआ है दोस्तों? +1 हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब E से देखिए D पर जाएंगे तो क्या होगा? -1। C से B पर जाएंगे तो क्या होगा? -1 और T से S पर जाएंगे तो भी क्या होगा? -1। मतलब जो एक 6 कैरेक्टर की स्पेलिंग थी उसको स्प्लिट कर दिया है 3-3 में। स्टार्टिंग के 3 की क्रॉसिंग की है +1 से और लास्ट के 3 की क्रॉसिंग की है -1 से। तो जैसा दोस्तों यहाँ पर सवाल में हुआ है वैसा का वैसे हमें यहाँ पर आंसर निकालना है किसका? फिगर का। FIGURE। चलिए क्या करना है? यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं इसको 3-3 भागों में। लिख लेते हैं यहाँ पर तीनों में +1 करना है, यहाँ पर तीनों में -1 करना है और उनको लिखना कैसे है? क्रॉस में। ठीक है, पहला वाला तीसरे पे, तीसरा वाला पहले पे और बीच वाला नो चेंज। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं G के बाद क्या आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आएगा H, I के बाद क्या जाएगा? J, F के बाद क्या जाएगा दोस्तों? तो F के बाद में जाएगा G। अब E के पहले D, R के पहले Q और U के पहले क्या आएगा? T। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? HJGDQT। क्लियर है सभी को? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए सीरीज से 2, 3, 5, 7 और अब यहाँ पर बहुत से मेरे दोस्तों का आंसर आ गया होगा 9 कि अगला क्या होगा? 9, जो कि क्या है? गलत है ना? यहाँ पर ये प्राइम नंबर चल रहे हैं 2, 3, 5, 7, 9, तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो इसलिए दोस्तों अगला नंबर क्या होगा? 11। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आप लोग पेशेंस रखिएगा किसी भी एग्जाम में, है ना? कभी कभी क्या होता है सिंपल क्वेश्चन ही लेंदी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था हमारा SSC CHSL 2021 का एनालिसिस। मिलते हैं किसी दूसरे एग्जाम में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अब आपको मैथ्स के बारे में निशित सर बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स आज हम CHSL 10th और 11th अगस्त की बात करने वाले हैं। जो भी एग्जाम एनालिसिस आज हम करेंगे वो होंगे 10 तारीख और 11 तारीख के सभी शिफ्ट्स के बारे में। तो चलिए आज देख लेते हैं कि 10 और 11 अगस्त को कैसे क्वेश्चन आए थे मैथ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x की पावर 6 माइनस 6 √6 y की पावर 6 इक्वल्स टू दिस। आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। अब अगर देखिए आपको फॉर्मूला पता है तो आप समझ सकते हैं। जैसे इसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो a³ माइनस b³ के फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है? हमें यहाँ पर ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर a की वैल्यू मुझे मिलेगी x² की और b की वैल्यू क्या मिलेगी? तो यहाँ पर मुझे b की वैल्यू मिलेगी
√6y का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? ये वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिलेंगी a और b की, तो बस मुझे यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करना है। a की वैल्यू क्या होगी? x²। यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी? तो हम बोलेंगे b की वैल्यू होगी √6y²। में y² तो यही है, गायब क्या है? √6, यानी a की वैल्यू कितनी होगी? √6। इसके बाद यहाँ पर ये वाली इक्वेशन देख लेंगे। a² का मतलब क्या होगा? a² का मतलब होगा यहाँ पर x⁴ माइनस ab का मतलब क्या होगा? ab का मतलब होगा x² इंटू √6y² प्लस b²। अब b² का मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 6y⁴। तो यहाँ से मैं b को कंपेयर कर लूंगा, √6 आ जाएगा, और c को कंपेयर कर लूंगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया a इक्वल्स टू √6, b इक्वल्स टू √6 एंड c इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी √6 और c की वैल्यू आएगी 6। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस साइन है, यहाँ पर इस साइन को प्लस कर लीजिएगा और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल वेयर एंगल BCA is 30 degree, point P is on the circle opposite to angle C, find the value of angle BPA। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम दिया है ABC। आपको बताया है कि एंगल BCA की वैल्यू, BCA का मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है। आगे बोला है कि पॉइंट P इज ऑन द सर्कल अपोजिट टू द एंगल C। एंगल C के अपोजिट पर एक पॉइंट है जो कि सर्कल पर है, ध्यान रखिएगा सर्कल पर है। इस पॉइंट को अगर मैं सपोज P पॉइंट बोल लेता हूं तो आपको निकालना है कि एंगल BPA ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। अब आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पर एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी आमने सामने वाले कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो 180 में से 30 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 150, जो कि इस एंगल P की वैल्यू होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगेन कुछ भी नया नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 10 men और 15 women can do a task in 30 days. Find the number of days in which 15 men and 27 women will do the same task। कहने का मतलब क्या कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में करती हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी इफिशिएंसी हमें निकालना पड़ेगा, बट उससे पहले ये समझ लीजिए कि 10 पुरुष, 10 मैन और 15 वेमेन दोनों 30 दिन में काम करती हैं, यानी कहीं ना कहीं 10 मैन और 15 वेमेन ये दोनों की ताकत या शक्ति एक बराबर होगी। बोलिए बात समझ में आ गई, काम करने की क्षमता। तो मैं यहाँ से मैन अपॉन वेमेन निकाल लेता हूँ, कितना आएगा तो ये आ जाएगा 3/2। कहने का मतलब ये कि अगर पुरुष 3 काम करेंगे तो महिलाएं 2 काम करेंगी। तो अब आप खुद सोच कर देखिए कि एक पुरुष अगर 3 काम करता है तो 10 पुरुष कितना काम करेंगे, 30, और 30 दिन में कितना कर देंगे, 90 काम कर देंगे। अब इसी चीज को यहाँ पर समझिए, 15 वेमेन है, एक वेमेन 2 काम करती हैं तो 15 वेमेन कितना करेंगी, 15 दूनी 30 काम ये भी करेंगी और 30 दिन में कितना काम कर देंगी, 90 काम ये भी कर देंगे। तो देखिए इनकी इफिशियंसी बराबर हुई। पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैन और वेमेन का जो रेशियो है या कार्य करने की क्षमता है वो 3 और 2 के अनुपात में होगी। आपसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 15 men and 27 women will do the same task। यही 90 काम है। इसी 90 काम को 15 पुरुष और 27 महिलाएं मिलकर करने वाली हैं। देखिए पुरुष कितना काम करते थे, 3, तो 15 तिया 45, तो ये हो गया। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर 27 महिलाएं हैं, एक महिला अगर 2 काम करती है तो 27 दूनी 54, 54, ये भी क्लियर हो गया। तो ये दोनों मिल जाएं, अगर ये दोनों मिल जाएं तो 15 पुरुष एक दिन में 45 काम कर देंगे और 27 महिलाएं एक दिन में 54 काम कर देंगी। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे 99। बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको काम कितना करना है, आपको काम करना है 90। आपको कितना काम करना है, 90 काम करना है। तो कितना दिन लेंगे, 90/99 दिन लेंगे, यानी या इसको मैं काट कर 10/11 डेज भी बोल सकता हूं। बोलिए बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 90 काम तो वही था ना, 90 इसी काम को करना था 15 महिला और 27 महिलाओं को मिलकर।
तो 15 मैन यानी 45 काम करेंगे, 27 महिलाएं यानी 54 काम करेंगी, दोनों मिलकर 99 काम कर देंगे एक दिन में। तो 90 काम करने में कितना लगेगा? 10/11 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एन आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर 15% डिस्काउंट एट 425 रुपीज। इतने रुपए में बेचा कब? जब 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15% का डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, यानी मार्क प्राइस का 15% डिस्काउंट देने के बाद 85% जो बचा वो कितने के बराबर है? 425 के बराबर है। तो यहां से मैं मार्क प्राइस की वैल्यू तो इजीली निकाल सकता हूं। कितना आएगा? यहां से डिवाइड कर लूंगा तो ये आएगा 500। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे क्या बोला है? इफ द आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट द प्रॉफिट वुड बी 25%, विल बी 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अगर आप इसे 500 रुपए में ही बेच देंगे तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। तो यहां पर बेसिकली हमें करना क्या है? हम ये समझ गए हैं कि ये जो चीज है ना, ये कॉस्ट प्राइस का 125% है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? और जैसे ही मुझे पता चला कि ये कॉस्ट प्राइस का 125% है तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 125% से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 400, यानी इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस होगी 400। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 115 minutes, 1 hour and 15 minutes with the speed of stream is 2 km per hour. Find the time required to go 30 km downstream. आपसे बोला गया है कि अगर 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि नदी के बहाव के खिलाफ, यानी स्ट्रीम अगर इधर है, इस तरफ अगर आपकी नदी बह रही है तो आपकी नाव किस डायरेक्शन में चल रही है? नदी के बहाव के खिलाफ, यानी इस डायरेक्शन में चल रही है। तो हमें पता है जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो कम हो जाती है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे 20 अपॉन स्पीड कितनी होगी? b माइनस एस। एस का मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि 2 किलोमीटर पर आवर दिया है। ये है 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1 सही 1/4, या आप इसको 5/4 भी बोल सकते हैं। तो या क्या मैं यहाँ से स्पीड ऑफ बोट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 4 को मल्टीप्लाई करिएगा, 5 को इधर करिएगा, तो ये हो जाएगा 80 बराबर 5b माइनस 10। बोलिए क्लियर है? इस 10 को इधर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू 90। 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। अगर यही चीज नाव की दिशा में, यही नाव बहाव की दिशा में बहेगी तो b प्लस एस हो जाएगा। अब यहाँ पर b की स्पीड 18 है और s 2 है, तो ये दोनों मिलकर कितने की स्पीड से चलेंगे? 20 की स्पीड से चलेंगे। तो 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लेंगे? 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। बोलिए क्लियर है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी? 20 थी, क्योंकि आप इस बार बहाव की दिशा में चल रहे थे, तो यहां पर आ जाएगा 1.5 आवर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। 5 आर्टिकल आर बॉट फॉर ₹6 एंड सोल्ड एट 10 आर्टिकल फॉर 11 रुपीज। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सीधी सी बात कही गई है कि 5 आर्टिकल कितने रुपए में लाए गए? 6 रुपए में लाए गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी CP ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कितना रुपए? 6 रुपीज। फिर बोला है कि 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच दिए गए, यानी SP ऑफ 11 आर्टिकल्स कितने के बराबर है? 11 रुपए के बराबर है। मैं बस यहां से इनका रेशियो निकाल लूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये 10 आर्टिकल्स हैं, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ रेशियो निकाल लूंगा। तो ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, और ये उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा CP अपॉन SP इक्वल्स टू 12 अपॉन 11, यानी 12 रुपए में खरीदा और 11 में बेचा, तो क्या हुआ? लॉस हुआ 1 रुपए का। परसेंटेज के हिसाब से 1/12 इंटू 100 का लॉस हो जाएगा। इतने परसेंट का लॉस हो जाएगा, कहने का मतलब 8.33% का लॉस होगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अगेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5500 on which 3 successive discount of 20%, 30% and 40% are allowed, find the selling price of the article। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर मार्क प्राइस 5500 रुपए है तो पहले आपको इस पर 3 बट्टे देने हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला बट्टा 20% का, दूसरा 30% का और चौथा
तीसरा 40% का आपको देना है। तो यहाँ पर अगर मुझे डायरेक्ट MP निकालना है तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ये मेरा मार्क प्राइस है। SP निकालना है, सॉरी, अगर आपको डायरेक्ट SP निकालना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये आपका मार्क प्राइस है। पहला डिस्काउंट आपको 20% का देना है, यानी आपको इसे 80% पर लाना है, तो आप लिख देंगे 80/100। फिर क्या करना है, फिर आपको उसके 30% का डिस्काउंट देना है, यानी आपको इसे 70% पर लाना है, तो ये 70/100, और फिर ये हो जाएगा 60/100। तो ये बस इतनी ही सिंपल सी बात थी और कुछ भी नहीं। बोलिए क्लियर है? तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, नीचे एक 10 बचेगा, ऊपर क्या बचा है 55 × 8 × 7 × 6/10। 5 से काट लीजिएगा 11 बार में, 2 से काट लीजिएगा, 5 से 2 बार में काट लीजिएगा, 2 से काट लीजिएगा इसे 4 बार में। तो सिंपल यहाँ पर आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना होगा और कुछ नहीं। 11 × 4 इज 44, × 7 इज 3388, × 6 इज 232.8। इतना रुपीज़ में आपको इसे बेचना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। ये जो नंबर है बेसिकली ये मैंने गलत बोल दिया, कैलकुलेटिव मिस्टेक 1848, ये आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ x + 1/3x = 5, तो आपको निकालना है 27x³ + 1/x³। अब देखिए अगर इसे मैं यहाँ पर क्यूब करता हूँ, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है। यहाँ पर k³ - 3 का फॉर्मूला, 3k का फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर ये x + 1/x के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर 3 भी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए ये बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x³ + 1/27x³ + ab, थ्राइस ऑफ ab का मतलब x × 1/3x, ब्रैकेट a + b यानी x + 1/3x। बोलिए क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें 5 पता है, 5 ले जाके उधर माइनस करना है, तो ये हो जाएगा x³ + 1/27x³ = 120। बोलिए क्लियर? इसकी वैल्यू 5 पता है ना, मैं क्वेश्चन में ही दी थी, तो उधर ले जाके मैंने माइनस कर लिया, बस इतना। अभी ये वो आंसर नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर 27 चाहिए और यहाँ कुछ नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर भी 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो 120 को अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, तो यहाँ तो ये आ जाएगा 27x³ + 1/x³, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3240, और ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमने यूज़ किया a + b का होल क्यूब। ये क्या होता है, ये होता है a³ + b³ + थ्राइस ऑफ ab × a + b। बस यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। In the given figure, triangle PQR, a circle is inscribed which touches the three side EFG respectively। तो देखिए ट्रायंगल PQR के अंदर एक सर्कल है और उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स EFG टच करते हैं। If PQ = 18 सेंटीमीटर, QR = 8 सेंटीमीटर। देखिए PQ की वैल्यू उसने सीधा 18 बता दी है, यहाँ से यहाँ तक की 18 है। यहाँ पर QR का मतलब ये वाली लेंथ उसने बता दी है 8 सेंटीमीटर की है, और PR ये 13 सेंटीमीटर की है, ये उसने बता दिया है। चलिए आगे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ PE एंड FR। PE यानी इसे अगर मैं A बोल दूं और FR इसे अगर मैं B बोल दूं, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझिएगा। ये जो पॉइंट P है, एक तरीके से ये पॉइंट सर्कल के बाहर है और यहाँ से 2 टेंजेंट निकल रही हैं, एक है PE और एक है PG। बात सही है, टेंजेंट ही तो है ना ये सर्कल के लिए। तो यहाँ से जितनी लेंथ PE की होगी वही लेंथ तो PG की भी होगी, यानी इस लेंथ को अगर आपने A माना है तो ये भी A होगा, इस लेंथ को अगर आपने B माना है तो ये लेंथ भी B होगी, और इस लेंथ को अगर आप सपोज C मान लेते हैं तो इसे भी हम C मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब एक बात बताइए, एक पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पर अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ A मिलेगा, ट्वाइस ऑफ B मिलेगा, ट्वाइस ऑफ C मिलेगा। सही है भैया, A भी 2 बार मिलेगा, इन सबको ऐड करूंगा तो A + C + C + B + B + A, ये सब मुझे मिलेंगे, तो 2A + 2B + 2C मिलेगा। और यहाँ पर इन सबको ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा,
39 मिलेगा। सारी साइड्स को पेरीमीटर को ऐड करूंगा तो 18 और 8 और 13 इन सब को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? 39 मिलेगा। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपको। चलिए अब 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 19.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सोच कर देखिए कि अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में तो आपको b प्लस सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो QR है ये एक्चुअली b प्लस सी ही तो है। ये b प्लस सी कितना बोला है? 8। तो अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 8 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। a की वैल्यू मिल जाएगी, 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। ये आ गई a की वैल्यू। बोलिए क्लियर है? इसी प्रकार अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो इस a प्लस सी को इक्वेशन में इस a प्लस सी को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे मिल जाएगी किसकी? b की वैल्यू। यहाँ पर ये वाली 18 सेंटीमीटर क्या है? एक्चुअली a प्लस सी ही तो है। तो मैं इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो b कितना आ जाएगा? 1.5 माइनस कर देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया। इसी प्रकार आप c भी निकाल सकते हो। फिलहाल मुझे रेशियो किसका निकालना था? a और b का। तो मैं यहाँ से a रेशियो b निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा 11.5 रेशियो 1.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 से और काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 23:3। और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सीखने मिला यहाँ पर। तो वीडियो में लिंक में जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 वर्कर्स वर्क फॉर 6 hours a day and get 900 rupees. Find out the wages of 20 worker will get working 10 hours a day. तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिए कि आपको बोला है कि 15 आदमी अगर रोज 6 घंटा काम करते हैं, एक दिन में रोज 6 घंटा काम करते हैं तो इन्हें 900 रुपये मिलता है। वो बोल रहा है कि अगर रोज 20 लोग काम करें और 10 घंटे काम करें एक दिन में तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा? तो बस कुछ नहीं, इन दोनों इक्वेशन को उठाकर डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका काम। तो ये 15, 5 से काट लीजिएगा इसे। ये कितनी बार में कटेगा? 5 से 3 बार में। ये 5 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। सिंपल है, इसे भी काट लीजिएगा, फिर ये 3 बार में। चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे x बोल लूँ एक तरीके से तो x की वैल्यू क्या होगी? 900 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 3। 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2000 रुपीज। इतना रुपए इन्हें मिल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पता तो चली गया होगा, सिंपल स्क्वायर करना है। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4y इंटू 4y इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196 होता है। चलिए अब यहाँ पर मुझे पता है इसकी वैल्यू निकालनी है तो बाकी को इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो 196 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू x इंटू वाई की वैल्यू उसने खुद 6 दी हुई है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? मैंने फॉर्मूला यूज़ किया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। बस मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144, 196 माइनस 144। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? आंसर कितना आएगा? 52। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर ये 16 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन 12 ईयर एंड 17 ईयर इतना, फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में डेटा इनकम्प्लीट है फिलहाल मेरे पास। यहाँ पर या तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए था या मुझे कुछ और पता होना चाहिए। प्रिंसिपल तो चलिए मुझे निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए था, कुछ तो पता होता ताकि मैं यहाँ से बोल सकता कि अगर 12 और 7 साल का बेसिकली इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2500 आ रहा है, यानी यहाँ पर ये जो 2500 का अंतर है वो साल में कितने के बराबर है? तो हम बोल सकते हैं कि ये 5 साल के बराबर है। अब 5 साल में अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो मैं बोल सकता था, सपोज अगर 10% दिया होता तो मैं बोल देता ये 50% होता है और 50% की वैल्यू मुझे इतनी दी हुई है तो 100% की कितनी होगी, या मैं पीछे जाकर इजीली निकाल भी सकता था। तो कोई दिक्कत नहीं थी। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डेटा इनकम्प्लीट जो लगा वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो अगर आपको
सही डेटा पता है इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बना सकूं। हम चलते हैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ चॉर्ड फ्रॉम सेंटर O इज 9 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द चॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सर्कल है, उस पर एक चॉर्ड बना हुआ है, सेंटर से चॉर्ड का डिस्टेंस, ये अगर O है और ये चॉर्ड सपोज AB है, चॉर्ड का नाम मैं दे देता हूँ, ये डिस्टेंस 9 है। पूरी चॉर्ड जो है वो 12 की है और सेंटर से जब मैंने इसे काटा तो ये परपेंडिकुलरली कटेगी और इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये 24 थी तो ये 12 के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। बोलिए क्लियर है? तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है और राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड है 9, दूसरी साइड है 12। तो मुझे बताइए तीसरी साइड क्या होगी? तो ये है 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो ये हो गया 5 तिया 15 सेंटीमीटर। यानी इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये वाली रेडियस 15 सेंटीमीटर इजीली मुझे मिल जाएगी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं था इस सवाल में भी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। स्टूडेंट गेट 25% मार्क्स एंड फेल बाय 32 मार्क्स एंड अनदर स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स एंड पास्ड बाय एक्स्ट्रा 64 मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि एक स्टूडेंट है जिसे 25% मार्क्स मिलते हैं, एक है जिसे 40% मिलते हैं, ये फेल हो जाता है। यानी पासिंग मार्क्स बीच में कहीं पर होंगे तब तो ये फेल हुआ, और पासिंग मार्क्स 40% के पहले रहे होंगे तब तो ये 40% वाला पास हुआ। बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पर देखिए कि ये फेल कितने से हुआ। यानी अगर इसे 32 नंबर और मिल जाते तो ये यहाँ तक पहुँच जाता। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 32 नंबर की है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 64 नंबर की है। बोलिए ये बात समझ में आती है आपको? तो देखिए परसेंटेज में इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 15% आप इजीली बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस 25% और इस 40% में मार्क्स का कितना अंतर है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये टोटल 96 मार्क्स का अंतर है। कितना? 96 मार्क्स का अंतर है। बोलिए क्लियर? बात समझ में आई? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 15% है ये 96 मार्क्स के बराबर है। तो 3 से काटने के बाद 5% कितने के बराबर हो गया? ये हो जाएगा 32 मार्क्स के बराबर। तो यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100%। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अब ये 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 100% हो जाएगा 640 के बराबर। यानी जो टोटल पेपर था वो 640 मार्क्स का था। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं या पेपर कितने मार्क्स का था, तब मैं बोलता 640। फिलहाल उसने पासिंग मार्क्स पूछा है, यानी आप कितने पे पास होते। तो देखिए 25% पे 32 ज्यादा। बात समझने की कोशिश करिएगा। 25% लाए थे आपने तो 32 नंबर और चाहिए होते तो आप पास हो जाते। आपके पास यहाँ पर 5% की वैल्यू है, बिल्कुल है। तो क्या आप मुझे यहाँ से 25% की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर आपको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं? चलिए 32 को भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? तो ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, प्लस ये इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 5 यानी 160। ये यहाँ पर आ जाते हैं आप। पर अभी आपको पास होने के लिए 32 और चाहिए, यानी 32 और जोड़ते तो ये कितना हो जाता? 192 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। अगर आपसे बोलेगा टोटल मार्क्स तो आप बोलेंगे 640, अगर आपसे पूछेगा पासिंग मार्क्स तो आप बोलेंगे 192। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ बैट्समैन स्कोर सम रन इन 12 इनिंग, ही स्कोर 97 रन इज 13, यानी 13वीं इनिंग में उसने 97 रन बनाए एंड हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 रन, फाइंड द एवरेज आफ्टर 13 इनिंग। आपको यह बताना है कि 13वें मैच के बाद उसका एवरेज क्या हुआ। तो देखिए 12 मैच तक एवरेज जो भी था, अगर 13वें मैच में वो इतना बनाता है तो उसका एवरेज बढ़ जाता है 5 रन से। यानी पिछले सारे मैचों में उसने 5-5 रन दिए होंगे। पिछले सारे मैच यानी कितने मैच? 12 मैच। तो 12 पंजे हो जाता है 60 रन। तो इसने पीछे का एक तरीके से गड्ढा भरने में लगा दिए। पीछे के जो 12 मैचेस खेले थे उनको लेवल पे लाने के लिए लगा दिए। तो इसे माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37, और यही उसका नया एवरेज होगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी। इसको बिल्कुल मुंह ज़बानी बनाया जा सकता था। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी जाइए
क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पे, वहाँ पर मैथ्स की प्लेलिस्ट डली हुई है। एवरेज में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन और हर टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, इवन दी शॉर्टकट, और शॉर्टकट कहाँ से आया और क्यों आया, ताकि आप कभी भूलें भी ना। तो ये था यहाँ तक के क्वेश्चंस। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये मिला है हमें हमारा आखिरी क्वेश्चन, cot 90। अब देखिए cot 90 की वैल्यू ऐसे तो आपको याद होनी चाहिए, बट इन केस अगर नहीं याद है तो आपको ये तो याद है ना कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है cot 90, है ना। अब cot 90 में आप cos की बात करते हैं तो cos 90 क्या होता है 0 और sin 90 क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। बोलिए क्लियर। बट अगर यही चीज मैं पूछ लूं आपसे tan 90 क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे। अब आप लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही करेंगे। अब यहां पर आप tan 90 1 बोलेंगे और cos 90 0 बोलेंगे, और 1/0 को आप इन्फिनिटी से डिनोट जरूर करते हैं, बट ये इसका सही तरीका नहीं है। आप हमेशा 1/0 का आंसर देंगे नॉट डिफाइंड। क्या आंसर देंगे, नॉट डिफाइंड। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब क्योंकि आखिरी के कुछ दिन बचे हैं तो हमें क्वेश्चंस भी काफी कम मिल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं। तो अब आगे आपके सीधे चालू होंगे एसएससी सीजीएल के एनालिसिस कुछ दिनों में। तो चलिए मिलते हैं हम सीजीएल में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।